बहुत दिनों से एक बात कर रहे थे कि कुछ ऐसा प्रयास हो ताकि मेंस एग्ज़ाम्स के लिए, ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ बेहतर हो पाए। पर बहुत दिनों से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जाके हम लोगों ने इस पर विचार किया है। और ख़ास तौर से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, इंग्लिश के लिए तो बहुत से मटेरियल मिल ही जाते हैं, बट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि वो इतने पेपर होते हैं, हिंदुस्तान है, जागरण है, आज है, ट्रिब्यून है, दैनिक सहारा है, आपका जनसत्ता है, बहुत से हिंदी हैं और वो कहीं पर हैं, कहीं लोकल हैं, कहीं नेशनल नहीं मिलते। तो उन सब की प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए अच्छा, इतने ढेर सारे एडिटोरियल होते हैं कि आपको उनमें से छांटना और उनमें से पढ़ना अपने आप में एक दुरूह कार्य साबित होता है। इसलिए हम लोगों ने विचार किया कि कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके लिए डेली 2 से 3 संपादकीय एडिटोरियल डिस्कशन किए जाएं, ताकि आपको उसको पढ़ने की क्लैरिटी मिले और अपने मेंस के आंसर राइटिंग में आप उसे बेहतर जगह और बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकें, क्योंकि उसका प्रयोग आपको आवश्यक। जैसे आज पहला जो हम बात करेंगे दैनिक जागरण का है, पारदर्शी नहीं है न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया, बहुत चर्चा में चल रही है। और आप ये जानते हैं इसका जीएस पेपर सेकंड जो पॉलिटी वाला खंड, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो आइए इसमें मेन पॉइंट और पूरा देखने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर हरवंश दीक्षित जी ने लिखा हुआ है। इसमें आप ये जानते हैं कि वर्तमान में जो चर्चा चल रही है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, उसी को लेकर कॉलेजियम सिस्टम में क्या समस्या है और क्या बातें हैं। यहाँ पर लगातार आप जानते हैं गृह मंत्री जो हमारे थे वो भी, और अभी कुछ दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट और जो हमारे कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी ने सर्वोच्च न्यायालय के बीच सार्वजनिक मतभेद सामने आ रहे हैं। मूल विषय क्या है, कॉलेजियम से लेकर जुड़ा हुआ है। तो इस एडिटोरियल में हम समझेंगे कि कॉलेजियम क्या है और उसकी समस्याएं क्या हैं। काफ़ी समय से कॉलेजियम सिस्टम की कार्य पद्धति और उसकी उपादेयता पर बहस होती रही कि कॉलेजियम सिस्टम की कार्य पद्धति को लेकर अभी लगातार मीडिया में छाया हुआ है मुद्दा, और किसी भी एग्जाम से आपको देखने को मिलेगा। पिछले दिनों इस बहस में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी ने भी दखल दिया था। उन्होंने भी कहा कि इस बहस के मूल में ये कहा कि हमारे सर्वशक्तिमान न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का एकाधिकार कुछ न्यायाधीशों को केवल इसलिए हो कि वो न्यायिक परिवार का हिस्सा होने के कारण उनके बारे में बेहतर समझ रखते हैं, उसमें आम आदमी की नुमाइंदगी यानी सरकार की भागीदारी इसलिए हो क्योंकि न्यायाधीश केवल न्यायपालिका के नहीं अपितु पूरे समाज के ही रक्षक होते। अब ये समझ लेते पहले क्या था। देखिए, पहले क्या था कि राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता था, लेकिन बेसिक मुद्दा उत्पन्न कहाँ से हुआ ये अगर जाने तो 1993 से पहले, 1993 से पहले देश में इस तरह कोई विवाद नहीं था। ये आप याद रखिए, जो कॉलेजियम सिस्टम का डिस्प्यूट से विवाद है 1993 से पहले नहीं था। ये क्वेश्चन भी बनेगा, पीटी में भी बन सकता है कि कब आया कॉलेजियम सिस्टम, 1993। इसके पहले क्या था कि संविधान में ये राइट किसको है, राष्ट्रपति को आज भी है, हालांकि अब वो इनडायरेक्टली है एक तरह से राष्ट्रपति को दिया गया। क्वेश्चन अगर अभी भी आता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन करता है, तो आप उसका आंसर आप क्या करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 124 और 217 में राष्ट्रपति को जरूर अपेक्षा की गई थी कि वो न्यायाधीशों की नियुक्त करते समय देश के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति समय वहाँ के राज्यपाल से मशविरा करे, सलाह करे, बाध्य नहीं थी। यानी कि आर्टिकल 124 जिसमें सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भी है, अनुच्छेद 124 में जब वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, तो वो देश के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश में परामर्श करेगा। जबकि 217 के तहत वो राज्य में हाई कोर्ट्स में नियुक्त करेगा तो वहाँ के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भी सलाह मशवरा करेगा। लेकिन वह क्या आगे चल के देखिए, लोकतांत्रिक देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार केवल कार्यपालिका के पास ही है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट्स एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ, किसमें 93 का बहुत बड़ा जजमेंट है, याद रखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में न्यायपालिका की राय को सर्वोच्चता देने की बात कही। सबसे पहले 93 तक चलता रहा, बट 93 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में न्यायपालिका की राय को सर्वोच्चता देने की बात कही। तब 9 न्यायाधीशों की पीठ ने मत व्यक्त किया कि न्यायाधीश चूँकि न्यायिक परिवार का हिस्सा होता है, इसलिए उसके बारे में जितनी समझ न्यायाधीशों की होती है उतनी दूसरों को नहीं होती। मतलब क्या मत दिया 9 न्यायाधीशों की पीठ ने, ये कहा
कि चूँकि न्यायाधीश जुडिशरी फैमिली से आता है, परिवार का हिस्सा होता है, इसलिए उसके बारे में जितनी समझ न्यायाधीश को होगी उतनी दूसरों को नहीं होगी। अतः उसकी नियुक्ति और स्थानांतरण से जुड़े विषयों पर न्यायपालिका को ही निर्णय लेना चाहिए और इसे अंजाम देने के लिए ही कोलिजियम सिस्टम की परिकल्पना की। अब देखिए, माननीय न्यायालय है, उनका निर्णय अपना हो सकता है, महामहिम है, लेकिन अगर यही बात देखी जाए कि अगर न्याय प्रणाली में सिर्फ जानकारी न्यायाधीशों की ही होगी तो जो अन्य भर्तियां होती हैं उसमें भी फिर ऐसे ही बनना चाहिए कि सेना की भर्ती हो सिर्फ सेना के माध्यम से या अन्य भर्ती हो उसकी जानकारी। तो कहीं ना कहीं क्योंकि संसद तो जनता की नुमाइंदगी होती है और चुनकर जाते हैं, तो अन्य देशों में भी ऐसा मुद्दा है, तो उसको आप इस मुद्दे से भी देखिएगा, क्योंकि आपके अपने पॉजिटिव निगेटिव दोनों आने चाहिए, है ना। तो एक कोलिजियम की परिकल्पना की गई जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों, क्या बनाए कोलिजियम से, भारत के मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों, संविधान पीठ के कुछ न्यायाधीशों ने अपने निर्णय में न्यायिक स्वायत्तता और निष्पक्षता के लिए इस कदम को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि ऑटोनॉमी और आपका निष्पक्षता के लिए जरूरी है कि कोलिजियम सिस्टम लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने वरिष्ठ साथियों के कोलिजियम की मदद से इसे अंजाम देंगे। कोलिजियम सिस्टम की शुरुआत के साथ ही इस पर विवाद भी शुरू हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे माना जाने लगा कि जो कोलिजियम सिस्टम है मनमाना विवाद है ना। ये विवाद बहुत चलता रहा। अंततः क्या हुआ, 1998 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को भेज दी और सरकार ने उन्हें रोककर कोलिजियम एवं मुख्य न्यायाधीश के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी कि वास्तव में है क्या। तब 9 सदस्यीय संविधान पीठ से न्यायमूर्ति SP भरूचा ने कोलिजियम व्यवस्था के विस्तार को परिभाषित किया। किसने? SP भरूचा ने कोलिजियम सिस्टम को परिभाषित किया। उसमें उन्होंने कहा कि कोलिजियम सिस्टम क्या होगा। किसने कहा? SP भरूचा ने। याद रखिएगा, नाम भी अगर आप लिखेंगे तो बहुत बेहतर मार्क्स आपको मेंशन मिलेंगे। क्या कहा कि इसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी जो कोलिजियम सिस्टम बनता है उसमें एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। निर्णय यथासंभव सर्व अनुमति, सभी की सम्मति से ले जाएंगे। यदि किसी के नाम पर कोलिजियम के 2 सदस्य असहमत हो तो उसका नाम नहीं भेजा जाएगा। नॉर्मली ये बताया गया कि जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें 4 वरिष्ठ जज और एक चीफ जज, कुल मिला के 5 लोग होंगे और इन 5 पर जो भी निर्णय लेंगे पांचों सर्वसम्मत से लेंगे। अगर कभी किसी नाम पर 2 जज भी असहमत है तो उसका नाम नहीं भेजा जाएगा। सैद्धांतिक रूप से व्यवस्था अब तक कायम है, किंतु इसे अब नज़रअंदाज करने के प्रकरण भी सामने आने लगे, क्योंकि मौजूद अब ये तो है, लेकिन अब इसमें नेगेटिव क्या आ रहा है, क्योंकि मौजूदा कोलिजियम सिस्टम में थोड़े 2 निगेटिव क्या है कि वह यह है कि गोपनीयता के अंधेरे में काम कर रहा है। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, इसमें कोई सिर्फ प्राइवेसी में काम होता है। और जहाँ पर पारदर्शिता की संस्कृत RTI आ रही, जहाँ पर हम ई-गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम सुशासन की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर पारदर्शिता की संस्कृति विकसित करने में न्यायपालिका की सबसे बड़ी भूमिका हो, उसका न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मामले में सब कुछ गोपनीय रखने के प्रति आग्रही होना समस्या पर है। और आप जानते हैं, इसको सुधारने के लिए जब NGAC आया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंट कमेटी, न्यायिक नियुक्त विधेयक, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में रद्द कर दिया था। जो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम था NGAC, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य कर दिया था, जो कि कोलिजियम सिस्टम के को रद्द करने के से संबंधित था। हमारे देश में न्यायाधीशों को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, ये बात सही है। वो नागरिक अधिकारों के प्रहरी हैं और आप जानते हैं कि चूँकि जो जज आज भी लोग कहते हैं कि तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे, यानी कि कोर्ट पर, न्यायालय पर आम जनता का बड़ा भरोसा होता है और संविधान का संरक्षक भी उसे बनाया गया है। और देश भर से चुन करके आए सांसदों से अगर कोई पारित कानून होता है तो उससे भी न्यायाधीश रोक लगा सकता है। और आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने पर भी आप कोर्ट जाते हैं। इवन बाढ़, सूखा, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं आम आदमी के लिए अदालतें ही राहत साबित होती हैं। तो न्यायाधीश अब केवल न्यायपालिका परिवार सदस्य नहीं है, वो पूरे देश के लोगों का भरोसा उन पर रहता है। तो इसलिए उनकी नियुक्ति का मामला अब आंतरिक कैसे रह सकता है। तो न्यायपालिका को चाहिए कि दूसरों की गलतियों के लिए कठोरतम सजा देने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज आप नहीं करा सकते। जैसा कि एग्जाम्पल आपके पास है, जस्टिस, इन्होंने एग्जाम्पल दिए राइटर ने, इनके अपने विचार हो सकते हैं। जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ कदाचार के आरोप का जो कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जस्टिस निर्मल यादव के ऊपर चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी दिनकरन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।
तो न्यायाधीश भी हमारे समाज का हिस्सा है, इसलिए उनकी नियुक्त और स्थानांतरण जैसे मामले को न्यायिक परिवार के सीमित दायरे से बाहर निकालकर उसमें अन्य को भागीदार बनाया जाए। इसके लिए कोलिजियम व्यवस्था की निर्णय प्रक्रिया को आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। न्यायाधीशों की पहले उनकी पृष्ठभूमि की व्यापक छानबीन की जरूरत है। इसमें अमेरिका के अनुभव से हम सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ सीनेट की न्यायिक समिति देश के आम और खास लोगों से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगती है जिससे न्यायाधीश के रूप में नामित किया जाता है। इससे लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। तय समय सीमा के अंदर इस पर विचार करके निर्णय होता है और असंदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का मौका मिलता है। कोलिजियम सिस्टम भी मुताबिक संशोधन, मतलब सीधी सी बात यह है कि वर्तमान में जो ये हो रहा है, हम बात कर रहे हैं पारदर्शिता की, हम बात कर रहे हैं सत्यनिष्ठा की, हम बात कर रहे हैं आरटीआई की, तो मौजूदा समय में सर्वोच्च न्यायालय को भी चाहिए कि वो कोलिजियम सिस्टम में कुछ सुधार की व्यवस्था अपनाए, क्योंकि ये गोपनीयता है और गोपनीयता दूर बनाती है। अपने आप को और अधिक अच्छा साबित करने के लिए कोर्ट को देश के हितों के लिए, देश के नागरिकों के लिए इस कोलिजियम सिस्टम में कुछ ना कुछ पारदर्शी व्यवस्था, समय की जरूरत, इसे अपनाना चाहिए। इस तरह पूरा जो आज का एडिटोरियल था डिस्कशन हो गया, क्या क्या इसमें सिस्टम था, क्या इसमें मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि अगर अब मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आप करने की स्थिति में रहेंगे। आइए अब हम देखते हैं दूसरा एडिटोरियल, वो भी जागरण का ही है। उसमें क्या है वो देखिए, चुनाव प्रधान देश बनता भारत, क्योंकि बार बार चुनाव हो रहे हैं देश में और हम लगातार बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक चुनाव और है ना, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता क्यों है, इसकी हम बात कर रहे हैं। और अडवाणी जी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रपति तक सब इससे वकालत कर चुके हैं, पूर्व मुख्य चुनाव भी इससे वकालत कर चुके हैं। तो इसमें हम पॉइंट पर नहीं आएंगे, बस हम ये बात करेंगे इसमें क्या क्या है, हल्के 2-4 पॉइंट है हमारे काम के, बस वो देख लेते हैं। अभी आप जानते हैं गुजरात हिमाचल में चुनाव हुए, अभी दिल्ली नगर में चुनाव होने, और अभी कुछ दिन बाद यूपी में चुनाव होंगे। विधान परिषद उसके नगर पालिका के 70 नगर निगम होंगे, 200 नगर पालिका, 500 यूपी के बाद आप जानते हैं अभी कुछ पहले फरवरी मार्च में चुनाव हुए थे यूपी में, यूपी के, पंजाब के, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में। उसके बाद 2021 में भी चुनाव हो चुके थे, केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी में, है ना। 22 में यूपी में चुनाव हुए, अभी हिमाचल गुजरात में हुए, और अभी 2023 को अगर देखें तो इलेक्शन ईयर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, एमपी समेत 9 राज्यों में चुनाव होंगे और 24 में फिर आपका आम लोकसभा चुनाव आ जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि लगातार देश हमारा चुनावी महोत्सव में जुटा हुआ है, और चुनावी उत्सव इसको कहते हैं, इसलिए लोकतंत्र का फेस्टिवल होता है चुनाव। लेकिन अगर बार बार कोई फेस्टिवल होता है तो वो बोरिंग होने लगता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि अब जब बार बार चुनाव होते हैं तो आप ये जानते हैं कि काम नहीं हो पाता है, आचार संहिता लग जाती है, आचार संहिता प्रभावी हो जाती है, तो राजनीतिक दल और प्रशासनिक मशीनरी एक तरह से 5 साल में बार बार चुनाव का सामना ही करते रहते हैं। और बार बार कई सांसद की सीट खाली हो गई, मैनपुर के भी है, कई अयोग्य विधायक सांसद निधन हो गए, कई जैसे अभी रामपुर की बात करें हम, विधायक सांसद का निधन हो गया, उसके अयोग्य पाए जाने पर, पाला बदलने, इस्तीफा देने पर भी चुनाव उपचुनाव होते ही रहते हैं, उससे बच नहीं सकते। तो कुछ ऐसा उपाय हो कि देश को बार बार चुनाव में सामना न करना पड़े, ताकि देश का विकास का पहिया आगे चलता रहे और प्रशासनिक मशीनरी भी चुनाव में बिजी न बनी रहे। और चुनाव में खर्च होने वाला धनबल भी इतना ज़्यादा होता है कि उसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते। जैसे आंकड़ा है, आप लिख सकते हैं इस आंकड़े को, कभी मेंस के पेपर में भी आपका पेपर सेकंड पेपर 2 में काम आएगा आपका ये भी। जैसे एक अनुमान के अनुसार जो लोकसभा चुनाव हुए थे, लास्ट ईयर के हुए थे, पिछले लोकसभा चुनाव, उसमें करीब 60,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में खर्च लगभग 30,000 करोड़ था। 2014 में कितना था? लगभग 30,000 करोड़, यानी कि जस्ट दुगना हो गया 5 सालों में। 2014 के लोकसभा चुनाव में लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुसार 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी कि ये सरकारी खर्च है, उस खर्च का हिसाब लगाना कठिन है जो राजनीतिक दल चोरी छिपे करते हैं। तो एक अनुमान है, आप सोचिए इतना बड़ा खर्च होता है, तो इस खर्च को भी अगर हम कम कर पाए, साथ साथ शासन प्रशासन की प्राथमिकता बदल जाती है। जिन राज्यों में सत्ता बदलने के आसार होते हैं वहाँ प्रशासन ढीला हो जाता है, लोक लुभावनी वादे होते हैं, लॉन्ग सूत्री स्कीम नहीं बन पाती है आपकी। चुनाव लोकतंत्र के लिए उत्सव होते हैं, लेकिन जब कोई उत्सव बार बार हो तो बोरिंग होने लगती है, वही बात है। तो अब एक समय आ गया है कि हम एक बात करें कि वन नेशन वन इलेक्शन। एक समय, अब वास्तव में एक समय था पहले जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हुआ करते थे। 1952 से 67 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए। कब? 52 से लेकर 67 तक। 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। हालांकि सिलसिला तब टूट गया जब 1968 से 69 में कई राज्यों में विधानसभाएं भंग कर दी गई और 71 के आम चुनाव समय से पहले करा दी गई।
और समय पर फिर तब से लेकर अब तक लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं हो पाए, लेकिन लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एक साथ कराने की चर्चा होती रहती है। अडवाणी जी से लेकर वाजपेयी, मोदी जी से सभी लोगों ने इसकी बात की है, चुनाव आयोग भी बात कर रहा है इसकी, लेकिन अभी तक एक नतीजे पर पहुँच नहीं सके। जब वित्त आयोग एक साथ चुनाव की पैरवी वित्त आयोग ने भी, आप देख सकते हैं वहाँ लॉ कमीशन ने भी इस बात की पैरवी की कि एक साथ चुनाव होने चाहिए। चुनावों को लेकर राजनीतिक दल खासकर क्षेत्रीय दलों की आपत्ति होती है। अब इसमें ये मानते हैं कि अगर एक साथ चुनाव हुए तो जैसे इसका मुद्दा रहता है कि अगर एक साथ लोग चुनाव हो गए तो राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों के सामने गौर हो जाए, राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे गौर हो जाएंगे और उसमें नेशनल पार्टी को लोग ज़्यादा, मतलब राष्ट्रीय मुद्दे जो हो सकता है वो प्रभावी हो जाए और क्षेत्रीय मुद्दे गौर हो जाए, ऐसा उनका मानना हो सकता है सत्य में। लेकिन इसका उल्टा पहलू भी है कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय मुद्दे के समय क्षेत्रीय मुद्दे ही गौर हो जाए। जैसे एग्जाम्पल आपके पास, जैसे आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के संग उड़ीसा विधानसभा के चुनाव भी होते हैं और हो रहे हैं, हुए भी थे 19 में। लेकिन इन विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल जो लोकल दल है उड़ीसा का, वो जीतता चला आ रहा लगातार, उसने विरोध भी नहीं किया है, जबकि वो क्या है, क्षेत्रीय दल है और उसकी ओर से सुनने को कभी नहीं मिला कि एक साथ चुनाव से घटा होता है। तो अगर आप वास्तव में आप जनता की बात करेंगे तो आपको शायद इससे, और अगर ये मान भी लिया जाए कि ऐसा होता है तो हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होने क्षेत्रीय दल नुकसान होगा। तो इसका उपाय ये है कि आम चुनाव कि 2-3 साल बाद सभी विधानसभा चुनाव करा लिया जाए। एक बार लोकसभा करा लीजिए, बीच में एक टाइम पर आप पूरे विधानसभा चुनाव करा लीजिए, भारत चुनाव प्रधान देश होने से बच जाएगा। लेकिन अब इसमें समस्या यह है कि कितने आपको संविधान संशोधन करने पड़ेंगे, कितने आपको कार्यकाल तय करना पड़ेगा, इन सबको फिर डिस्कशन आप करिएगा। ये भी आपका सेकंड पेपर जीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण इशू था जिसकी चर्चा जरूरी थी। तीसरा जो आज हम डिस्कस करेंगे वो जीएस पेपर 3 से संबंधित है और जलवायु परिवर्तन की बात है। दिखने लगे जलवायु संकट की घातक संकेत, क्या इस पे है, मुकुल व्यास जी ने लिखा हुआ, दैनिक ट्रिब्यून का है ये। दुनिया में जलवायु संबंधित आपदाएं लगातार हो रही है, आप देख रहे हैं संख्या बढ़ रही है। आपदाओं के कारण मानवीय पीड़ा ऐसे स्तरों पर पहुंच गई है जिनकी मात्रा निर्धारित और कल्पना करना मुश्किल है। आप अब देखिए ना, इस साल पाकिस्तान में बड़ी मात्रा में बाढ़ आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लग रही, अमेरिका में बर्फबारी से गर्मी बढ़ रही, बर्फबारी भी लगातार। तो अब हमारे सामने एक कठोर विकल्प बचा है कि या तो हम अपने जीवन जीने और ग्रह के साथ व्यवहार करने के तरीके में त्वरित और सार्थक परिवर्तन करें, या फिर वैश्विक सामाजिक पतन की बहुत वास्तविक संभावना, मतलब यही है कि वास्तव में अब हमें ये करना है, या तो हम अपने आप को कठोर व्यवहार से बदल लें जैसा कि दिखता नहीं, या फिर हम इस बात को मान के चलें कि बहुत जल्दी सामाजिक पतन की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि अभी जो कॉप हुए आपने देखा, शर्म शेख में हुआ, मिस्र में हुआ, कहीं पर भी कोई बहुत ज़्यादा फायदा होता दिखा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के दल ने पर्यावरण संकट की गंभीरता को रेखांकित किया है, चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन दर्शाने वाले 35 महत्वपूर्ण संकेतों में से 16 अब लाल हो चुके हैं, कोड रेड हो गए। कितने? 35 जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें 16 रेड हो गए, मतलब गंभीर चेतावनी है। ये आप पॉइंट नोट भी कर लीजिएगा, आप जब लिखेंगे तो वहाँ पर आपके काम आएगा। जलवायु परिवर्तन दर्शाने वाले 35 महत्वपूर्ण संकेतों में से 16 अब लाल हो गए हैं, कोड कितने हो? रेड हो गए। कोड रेड का मतलब ये होता है कि संकेत अपने चरम पर पहुंच गए हैं, अपने चरम पर। अमेरिका की ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के पारिस्थितिकी वैज्ञानिक क्रिस्टोफर वुल्फ ने कहा है कि जलवायु आपदाओं में वार्षिक उछाल से स्पष्ट है कि अब हम एक बड़े जलवायु संकट के मध्य खड़े हैं। अगर हम चीज़ों को उसी तरह करते रहेंगे जैसा कि हम उन्हें कर रहे हैं तो आने वाले समय में स्थिति और भी बदतर होगी। वुल्फ ने साथ ही वैज्ञानिकों से अनुरोध किया है कि जलवायु और पर्यावरणीय संबंधी निर्णय लेने के लिए अनुसंधान आधारित दृष्टिकोणों की वकालत करें। अब इसमें मेन बात उन्होंने क्या कि अत्यधिक गर्मी घटनाओं में वृद्धि हो रही है, वैश्विक वृक्षों में आवरण का लगातार कम होना है, मच्छर जनित डेंगू वायरस के अधिक मामले शामिल हैं, वृक्षों के आवरण के घटने से जंगल की आग भूमिका निभा रही है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर का भी मुद्दा है। तो इन सबको रिकॉर्ड में रखना है। जैसे इस समय देखा जाए तो उच्चतम स्तर पर है CO2 का मुद्दा, और इस समय गैस का स्तर 418 भाग प्रति 10 लाख हो गया। कितना हो गया? 418। इस बीच 2022 सबसे गर्म वर्षों में से एक रहा पर है रहने की। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि जलवायु परिवर्तन के अन्य महत्वपूर्ण संकेतों में सतह से तापमान की विसंगतियां, अंटार्कटिका के बर्फ के द्रव्यमान में परिवर्तन, समुद्र की अम्लता और अमेरिका में आई भीषण बाढ़ शामिल है। सब आप एग्जाम्पल लिखेंगे उसमें करंट के तो बहुत महत्वपूर्ण नंबर आएंगे, है ना। अंटार्कटिका में आई, अमेरिका में आई भीषण बाढ़, जिसकी सफाई के लिए कम से कम $1 अरब की लागत आई। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन संबंधित कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है जो इस वर्ष हुई है। क्या क्या है? जैसे उदाहरण के तौर पर यूरोप में 500 वर्ष में सबसे भीषण सूखा इस वर्ष पड़ा,
500 वर्षों में सबसे भीषण सूखा पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। भारत और पाकिस्तान में घातक लू। पश्चिम एशिया में व्यापक धूल भरी आंधी। अमेरिका में आई भयंकर बाढ़ का उल्लेख कर सकते हैं। इनका उल्लेख आप जरूर करेंगे अपने उसमें जब लिखेंगे आंसर, तो आप लिखिएगा यूरोप में 500 वर्षों में आई सबसे भीषण सूखा, ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश, भारत पाकिस्तान में घातक लू, पश्चिम एशिया में व्यापक धूल भरी आंधी, अमेरिका में आई भयंकर बाढ़ और पाकिस्तान में आई भयंकर बाढ़ भी आप लिख सकते हैं जिसने। और इसके अलावा येलो स्टोन नेशनल पार्क में सड़कों को नष्ट कर दिया। येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में, आप जानते हैं, क्वेश्चन भी जीएस का प्री का भी बन जाएगा, कहाँ पर है। तो जलवायु परिवर्तन का अकेला मुद्दा है। बांग्लादेश के पर्यावरण वैज्ञानिक सलीमुल हक ने भी कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग का एक बड़ी समस्या का हिस्सा है, जहाँ मनुष्य की मांग जीवमंडल की क्षमता से बढ़ गई है ना। तो अधिक हम यूज़ कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन को समाप्त करने की आवश्यकता है। साथ ही कम आय वाले क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए हम सामाजिक रूप से उचित जलवायु आकलन का समर्थन करना चाहिए। विशेषज्ञों ने 2100 तक 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की भविष्यवाणी की। ऐसा मानना है कि 2100 तक 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाएगा। ऐसा तापमान स्तर ग्रह में 30 वर्षों से नहीं देखा गया है। हालांकि बार बार चेतावनियों के बावजूद कई रुझान अब भी गलत दिशा में जा रहे हैं। शोधकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अधिक कार्रवाई करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए द साइंटिस्ट वार्निंग, कौन सी, द साइंटिस्ट वार्निंग नामक 35 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आप लिख सकते हैं द साइंटिस्ट वार्निंग, 35 मिनट्स की एक डॉक्यूमेंट्री। वो उम्मीद कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वैज्ञानिक अब तत्काल कार्रवाई के बारे में एक मजबूत रवैया अपनाएंगे। अब भी उम्मीद बरकरार है। शोधकर्ता ये कहते हैं कि अगर हम इन सब उपायों पर अब चलेंगे तो हमें कुछ बेहतर मिलेगा। वो कहते हैं भावी पीढ़ियों की खातिर ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए तुरंत बड़े पैमाने पर कार्रवाई करना है। जिसमें क्या क्या बात की उन्होंने, जैसे दुनिया के विभिन्न देशों में प्रचंड लू चली है, जंगलों में आग लगी है, तूफान आए हैं। इससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में दुनिया में जलवायु परिवर्तन के उग्र प्रभाव देखने को मिलेंगे। अतः ये जरूरी है कि विभिन्न देश जलवायु संबंधी वादों को यथासंभव पूरा करें। इस बीच एक अध्ययन में ये कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दुनिया के देशों द्वारा मौजूदा वचन जो COP 21 में पेरिस में था, 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त है। जो अभी काम हो रहे हैं वो पेरिस समझौते के टारगेट को हासिल करने में पर्याप्त है। उसमें था ना कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को तक सीमित रखेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस सीमा को हम पार कर जाएंगे। लेकिन निराशाजनक दिखने वाले प्रदेश में एक आशा किरण भी दिखाई दी है। अमेरिकी वैज्ञानिकों के नेतृत्व में नई रिसर्च के अनुसार जलवायु से संबंधित अधिक महत्वाकांक्षी संकल्पों को अपनाकर और तेजी से कार्बन में कमी करके दुनिया के देश गर्म दुनिया में बिताए गए समय को कम कर सकते हैं। हम अगले कुछ दशकों में 1.5 डिग्री की सीमा को पार करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम 1.6 या 1.7 डिग्री या उससे ऊपर होंगे और हमें इसे 1.5 डिग्री पर वापस लाने की आवश्यकता होगी। लेकिन इसे कितनी तेजी से नीचे ला सकते हैं ये महत्वपूर्ण है। अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को छोड़ने या विलंब करने से मानव प्राकृतिक प्रणालियों के अपरिवर्तनीय और प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। तेजी से आगे बढ़ने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किए गए वादों को जल्द पूरा करना, तेजी से कार्बन कमी करना, अधिक महत्वाकांक्षी उष्ण लक्ष्य हासिल करना। हर छोटी से छोटी चीज़ से मदद मिलती है। इन सभी को संयोजन की आवश्यकता है, तभी जाकर के इसको हम हल कर सकते हैं। नहीं तो हम आने वाले दिनों में ऐसी स्थितियां हर जगह देखते हुए पाएंगे। अब आज के लिए इतना ही। आपको ये बताना है कि आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। अगर बेहतर लगेगा आप लोग कमेंट्स करेंगे, बताएंगे तो उसे कंटिन्यू किया जाएगा। और आपको कितनी मदद मिलती है ये भी लिखिए। अगर आपको बेहतर लगे तो लिखिए, तो फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। कमेंट्स, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।